श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज से 5 दिवसीय एरुडाइट व्याख्यान माला का आयोजन होने जा रहा है। इसे केरल उच्च शिक्षा पद्धति ने प्रस्तावित किया है और इसके संयोजक डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र है। अभी इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित है संयोजक डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र, विभागाध्यक्षा एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्षा प्रोफेसर के श्रीलता मिस, उद्घाटक के रूप में हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर एम.वी. नारायण जी एवं इस व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता हिंदी आलोचना के शिखर आदरणीय प्रोफेसर शंभुनाथ जी। सभागार में प्रतिभागियों के रूप में हमारे संस्था और अलग अलग संस्थाओं से आए हुए अध्यापकगण एवं शोधकर्ता मौजूद है। इस भव्य सभा के स्वागत के लिए मैं अच्युतानंद जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय शंभुनाथ जी, माननीय कुलपति जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रोफेसर के श्रीलता जी, सभागार में उपस्थित विद्वान शिक्षकगण, शोध छात्र एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से हम 5 दिवसीय एक एरुडाइट व्याख्यान माला का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी प्रस्तावना केरला उच्च शिक्षा की ओर से हुई है। और इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति में पिछले 150-200 वर्षों में जो ज्ञान का उत्पादन हुआ है, उसके प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करने का है। मित्रों, अगर हम याद करें, जब भी कोई समाज, कोई राष्ट्र, कोई समुदाय संकट में होता है तो वह अपने वर्तमान को विस्तारित करता है और वह अपने सबसे निकटतम अतीत की ओर मुड़ता है। और अगर हम अपने निकटतम अतीत की ओर रुख करें तो हम पाएंगे कि कला, संस्कृति, समाज, राजनीति में एक बहुत बड़ा विस्फोट हमारे सामने है। आज इस बात पर विचार करना, इस बात के विषय में सोचना बहुत असंभव सा लगता हो कि 1850 से 1950 के बीच सिर्फ हिंदी की अगर बात करें तो भारतेंदु, ठाकुर जगमोहन सिंह, माधव प्रसाद सप्रे, राधा मोहन गोकुल, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, निराला प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो एक बड़े ज्ञान विज्ञान चिंतन की एक बड़ी परंपरा है। और आज जब मैं इस कार्यक्रम में, इस सभागार में आप सबका स्वागत कर रहा हूं, तो मेरे जहन में ये बात बार बार आ रही है कि हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य के गगन पर जो ये तमाम नक्षत्र हैं,
उनका जो दैदीप्यमान, जो उनका प्रभाव है, वही हमें यहाँ तक लेकर आया है। अगर वह प्रभाव न होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। और इसलिए हमारे लिए यह अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि हम उस बड़ी परंपरा को, उस बड़ी विरासत को, उस आलोचनात्मक विवेक की पड़ताल करें, क्योंकि हम अपने समय, अपने वर्तमान पर बात कर रहे हैं। एक दूसरी चीज की ओर भी मेरा ध्यान जाता है, और वो ये कि सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं। अभी मैं पिछले दिनों एक चीज देख रहा था, और शंभुनाथ जी ने सामाजिक क्रांति के दस्तावेज जैसी दुर्लभ पुस्तक का संपादन भी किया है, आज से लगभग 100 साल पहले। और अगर हम आज की बात करें तो भारत में भौतिक विज्ञान की स्थिति बहुत खराब है, अगर हम वैश्विक स्तर पर उसके बारे में जानने की कोशिश करें। लेकिन एक ऐसा समय जिसे मैक्स मूलर ने परिभाषित किया था, एक भारतीय मनीषा को, भारतीय समाज को, भारतीय चेतना को, उस भारतीय चेतना में 1920 के आसपास एक व्यक्ति ने प्लैंक्स कांस्टेंट का एक मान निकाला, और यह एक नया तर्क था, एक नई विधा थी, और उसने दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन को वो पर्चा भेजा। और जब आइंस्टीन ने उसको देखा तो उनके लिए ये हैरान करने वाली बात थी। कहने का तात्पर्य ये कि भारतीय चेतना का एक बड़ा विस्फोट हम सब ने पिछले 100 सालों में 1850 और 1950 के बीच देखा। उस वैज्ञानिक का नाम सत्येंद्रनाथ बोस था, और सिर्फ सत्येंद्रनाथ बोस ही नहीं, मैग्ना साहा और चंद्रशेखर जैसे भौतिक शास्त्री भी उसी दौर में। और आज हमारे पास वो विरासत कहीं क्षीण होती जा रही है। तो इसलिए एक सभ्यता, एक समाज, एक संस्कृति की आंतरिक पड़ताल का भी ये प्रश्न है, जो हम एक तरह से, जिसको मुक्तिबोध के शब्दों में हम सभ्यता समीक्षा कहते हैं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस व्याख्यान में 5 दिन हिंदी आलोचना के सबसे महत्वपूर्ण चिंतक, आलोचक, संपादक और हम जैसे लोगों के लिए शिक्षक भी शंभुनाथ जी का व्याख्यान होना है। शंभुनाथ जी के काम का परिचय देने की समझ मुझ में नहीं है, इसका मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है, और मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन कई बार हम कुछ व्यवस्थाओं में बंधे होते हैं, और इसलिए उनका एक बहुत संक्षिप्त सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। और अगर हम ये कहें कि पिछले 400 सालों में भारतीय समाज, विशेषकर हिंदी समाज में जो बहसें चली, वो सब शंभुनाथ जी के कार्य में उनका उल्लेख आता है। उनकी 20 किताबें हैं जो इस पर अलग अलग दायरों से बात करती हैं। कुछ एक पुस्तकों का अगर मैं उल्लेख करूं तो उसमें संस्कृति की उत्तर कथा, संभावना से संवाद, भारतीय अस्मिता और हिंदी, कवि की नई दुनिया, राष्ट्रीय पुनर्जागरण और रामविलास शर्मा, उपनिवेशवाद और हिंदी आलोचना, भारत की अवधारणा, ऐसे अनेक किताबें हैं जो एक तरह से हमारे सांस्कृतिक विरासत की पड़ताल करती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक और काम का जिक्र अगर न करें तो शंभुनाथ जी का परिचय अधूरा तो है ही, और अधूरा रह जाएगा। और वो है जो उन्होंने 3 वर्षों में, और वो हिंदी में उनके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था, जो उन्होंने ज्ञान कोश का निर्माण किया। और वो ज्ञान कोश हम यहाँ देख सकते हैं, और 7 खंडों में ये ज्ञान कोश है, और 2000 या 3000 सालों में पूरी दुनिया में जो कुछ भी चीजें हुई, घटनाएं, व्यक्ति, टर्मिनोलॉजी, सब पर इस पर बात की गई है। और इसको पढ़ते हुए मेरे मन में बार बार एक बात आ रही थी कि हिंदी समाज में इतना कुछ दबा हुआ है, उसको निकालने के लिए, उसको सामने रखने के लिए एक पारखी की जरूरत है, और शंभुनाथ जी उसमें लगातार इस काम को करते रहे हैं। ये हम सब वागर्थ के उनके संपादकीयों में भी देखते हैं। ऐसे विरल और महत्वपूर्ण और बहुचिंतित, बहुपठित, बहुश्रुत आलोचक को अपने बीच पाकर हमारा पूरा विभाग, हमारा पूरा विश्वविद्यालय गौरव से भरा हुआ है। मैं आपका
पूरे विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे प्रिय माननीय कुलपति महोदय कर रहे हैं। और कुलपति महोदय का परिचय भी बहुत विस्तृत है और न सिर्फ वो अंग्रेजी के विद्वान हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त कला संस्कृति के अंतर विषयक चिंतन पर उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी पिछले दिनों उनकी एक पुस्तक देखने का मुझे सौभाग्य मिला, स्पेस टाइम एंड वेज ऑफ सीइंग। और यह पुस्तक समय और कला के अंतर संवर्धनों पर और जो अनेक मोड़ आए हैं पिछले 1000-1500 सालों में, उसकी पड़ताल करती है और ज्ञान के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में बताती है। हम आपका पूरे विभाग की ओर से, पूरे विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षा हैं वो हमारी भी अध्यक्षा हैं, तो यह जो दोनों के बीच एक सहज संतुलन है वह उनका एक अलग पक्ष है जो हमें प्रेरित करता है। और वो लगातार, मुझे लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होने की जो संभावना बनती है उन सब के पीछे उनका बड़ा योगदान है। तो मैं उनका भी, आदरणीय प्रोफेसर के श्रीलता जी का भी स्वागत करता हूँ। साहित्य, संस्कृति और कला का कोई भी काम बगैर सामूहिक चेतना के संभव नहीं है और शायद कला ही हमें ये बात सिखाती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि जो नया यथार्थ बन रहा था वो दोस्तोवस्की के रास्ते बन रहा था कि टोल्स्टॉय के रास्ते, तो ये असंभव सी बात है। एक समय को बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं और कमोबेश हमारा जो हिंदी विभाग है वो इसी तरह के विभिन्न दृष्टिकोण वाले लोगों का एक समुच्चय है। मैं अपने सभी शिक्षकों का, अपने विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों का आदर के साथ अभिवादन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम की जो पूरी परिकल्पना है वह एक अवधारणा बनकर रह जाएगी अगर उसके मूल में हमारे छात्रों का उल्लेख ना हो, क्योंकि उनके बगैर इस तरह का चक्र पूरा नहीं होगा। और जो नवजागरण का वर्तमान है, नवजागरण का जो भविष्य है, वो उन्हीं से मिलकर बनेगा। और वे सब बहुत तत्परता से इस व्याख्यान माला को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं उन सब का भी स्वागत करता हूँ। मुझे आखिर में फिराक का एक शेर याद आ रहा है और हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो दूसरे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से आए हैं और जाहिर सी बात है कि ज्ञान की आकांक्षा ही उन्हें खींच कर लाई है। तो ऐसे महानुभावों का, ऐसे सम्मानित सदस्यों का, सहयोगियों का मैं एक बार फिर से उनका स्वागत करता हूँ। आखिर में फिराक का मुझे एक शेर याद आ रहा है। कुछ कफस की तीलियों से, कफस कहते हैं पिंजरे को, जेल को, कुछ कफस की तीलियों से छन रहा है नूर सा, कुछ फजा, कुछ हसरते परवाज की बातें करे। तो हम अगले 5 दिन हसरते परवाज की बातें करेंगे, ज्ञान, विज्ञान और विचारधारा और एक संस्कृति में आए नए रूपाकारों की चर्चा करेंगे। मैं आप सबका एक बार पूरे विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीलता जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने वक्तव्य के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभावेदी में उपविष्ट माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर नारायण जी, हमारे पूज्य अतिथि
संवादक आलोचक डॉक्टर शंभुनाथ जी, इस व्याख्यान माला के संयोजक डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी, हमारे अपने विभाग के प्रिय अध्यापक बंधु और बाहर से आए हुए अध्यापक मित्रों, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं, सबको नमस्कार। नवजागरण और संस्कृति इस महत्वपूर्ण गंभीर उपादेय विषय पर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय व्याख्यान माला का आज शुभारंभ हो रहा है। इस महत्वपूर्ण संवाद में हमारे पद प्रदर्शन के लिए हिंदी भाषा एवं साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर भागवत के संपादक विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर शंभुनाथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम तो जानते हैं युगीन परिस्थितियां, युगीन प्रवृत्तियां समीक्षकों एवं साहित्यकारों की चिंतन धाराओं को निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। इन प्रभावों को आत्मसात करके समीक्षक एवं आलोचक अपनी चिंतन धाराओं से अपने युग और उसके मूल्य बोध को नई दिशा प्रदान करते हैं। नए युग का प्रवर्तन ऐसा ही होता है और संस्कृति का भी यही विकास पथ है। तो इस दृष्टि से शंभुनाथ जी का स्थान बहुत ऊंचा है। नवजागरण पर उनका जो काम है तो यह बहुत ही सराहनीय महत्वपूर्ण काम है। किसी भी विषय की गहराई में बैठना उनकी रीति है, उसे गहराई से विश्लेषण करना और अधिकार के साथ प्रस्तुत करना उनका नियम है। अपने वैचारिक एवं सामाजिक सरोकारों को रचनात्मक अभिव्यक्ति देने वाले शंभुनाथ जी के जो सशक्त लेखनी है, सधी हुई लेखनी है, उससे हम तो परिचित ही हैं, हम हमेशा गुजरते भी हैं उनसे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनका व्याख्यान सुनने का जो सुअवसर हमें मिल रहा है, ये वास्तव में हमारे विभाग के लिए बहुत ही अनुग्राहक स्थिति है। तो हमें मालूम है आप हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं, अपनी अगण्य व्यस्तताओं के बीच भी आप हमारे लिए 5 दिन का समय हमें दे दिया है आपने, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम विभाग की ओर से सबसे पहले मैं विभाग की ओर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आगे वास्तव में नवजागरण एवं संस्कृतियाँ उस पर शंभुनाथ जी के सामने कुछ कहने का साहस मुझे नहीं है, इसलिए मैं आगे तो 5 दिन हम कई तरह के संवाद करेंगे, चर्चाएं करेंगे, हमारी शंकाओं का निवारण करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है, हमें नई दृष्टि एवं दिशा निर्देश जरूर मिलेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारा प्रेरणा स्रोत हमेशा हमारे कुलपति महोदय नारायण जी हैं। और इस कार्यक्रम जो इस व्याख्यान माला हमारे संयोजक जो डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी हैं, उनकी ऊर्जस्विता एवं अध्यवसाय के कारण ही हुआ है, उन्हें मैं बधाई देती हूँ। और हमारे अपने विभाग के जो अध्यापक बंधु हैं, शोधार्थी हैं, हमारे जो कनिष्ठ छात्र छात्राएं हैं, सबके मिलजुल जो प्रयास हैं उसकी सफलता की कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को समेट लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एन नारायण जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे अपने संबोधन द्वारा कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें।
Professor Sree, Professor Shambhunathji, Dr. Achudananda Mishra, dear teachers, students, and colleagues from other institutions. It's a matter of great happiness for me to be here to share with you this particular occasion when we are starting off with the Erudite lectures, which we have been able to do with the cooperation and support of the Kerala Higher Education Council. And it is of great importance to us that the series of Erudite lectures are starting off with the lectures of Professor Shambhunathji, which will be followed by lectures by Professor Dave Chulman and a number of other great scholars who have been kind enough to honor us with their presence, their thoughts, as well as share with us their experiences within scholarship. However, this particular lecture series is, I think, of great, not merely because Professor Shambhunath, as Achudanand Mishra has already mentioned, and as his books clearly vouch, is a man of letters of very high repute in India, but also because of the province, the area in which his work is so remarkable. The terms or the concepts of Renaissance, Navjagaran or Navothan, enlightenment, for which we do not really have a proper term yet, modernity, Athunikata, all these are extremely vexed and complex terms and concepts. Having arisen primarily in the West and given such terms in terms of Western experience, there is a general tendency, especially as a result of colonialism, to adjust, accommodate the experiences of other societies to the Western experience and look for similarities in India, in Africa, and in a number of other societies to the experience of the West. And if there are such similarities, such analogies, such parallels, then the earlier colonial method was to look at that in terms of Renaissance, Enlightenment, modernity, etc. Now, one real problem in that kind of an approach is precisely that non-Western societies are looked at as duplicates, as secondary societies, as societies which follow the example of the West, either through direct colonization or through indirect colonization, such as the effects of imperialism, etc. Now, later on, as this particular theoretical tendency developed, when people like Anthony Giddens or the writers of Western modernity really looked at other societies as just duplicates and said that these different categories of experience, for example, greater industrialization, greater capitalization, greater secular movement, greater democratization of government, are all seen as signs of modernity. Any other society which follows that and reaches the same kind of model can be considered to be modern. Now, theoreticians, critics, including people like Shambhunathji, have questioned this whole idea of looking at India as a duplicate of the West, as an extension of the West, as a product of colonialism.
but as societies which have their own separate existence, their own individual experiences, and their own models which they create from outside, from inside their experience. In my conversation just this morning with Professor Shambhunath, when I shocked him with my very bad Hindi, his face went in all directions in pain, but he was stoic enough to suffer that. But one thing that he mentioned in passing was Narayana Guru, and the other was Kotikalari Vaidyashala. So these are very important things. These are very important because, for example, in Kerala, if you look at the entire idea of modernity or Navothanam, unlike in the West, what you find in Kerala is not a rupture, a complete rupture with tradition or a complete rejection of tradition, but a modernity which revives, reconsiders, and remodulates tradition. Narayana Guru, for instance, when asked, would always say, "Oh, I haven't written anything by myself. I'm entirely indebted to Sankaracharya." But at the same time, when you look at his work closely, what Narayana Guru has done is take Shankaracharya from the clouds and bring him down to earth. And the Advaita, the cosmic Advaita that, or non-duality that Shankaracharya spoke of, Narayana Guru translated it into the Advaita between two people, Aham and Param. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്ന അവരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം അവൻ ഇവൻ എന്നതൊക്കെ ഓർത്താൽ അവനീലാദിമമായ ഒരു ആത്മരൂപം. When you think of categories like him and me, these are all forms, just forms of something that is the Adi Rupa, the original form. It is very interesting to note here that what was originally Vedanta has been turned into something entirely different in creating what one would call even a political ideology that can transcend caste, that can question caste, that can demolish caste. The same is the case, in a certain sense of speaking, with Kotikalari Vaidyashala, where within the domain of Ayurveda, which was so rife with superstitions, with archaic practices which are not rational, what P.S. Warrior basically attempted to do was bring in an aspect of scientific thinking, an aspect of rational thinking, which was originally there in Ayurveda, but which through the ages was slowly lost. His attempt was a renaissance of a kind, a Navothanam of a kind, where the original strength of Ayurveda was attempted to be revived. What this all points to is that neither Navjagaran nor modernity, Adhunikata, is singular. They are not singular, they are not monodimensional, they are not universal in the sense that the West wants them to be. Even in India, which is home to a number of cultures, a number of traditions, some connected, some unconnected, some related, some unrelated, which have actually come together over centuries and centuries. We can never speak of a single modernity, but we can only speak of modernities in the plural. That there are several modernities, and that these modernities may yet not coincide. They may not be simultaneous, may not be at the same time. We may still have certain modernities at work today. And in that sense, I think Professor Shambhunath's lectures here, especially focusing on Hindi modernity, on Hindi Navjagaran, especially in connection with Hindi literature, will provide students and scholars in Kerala not merely to do with a literary perspective,
but another dimension of experience which is probably different from Kerala's. It may be very worthwhile to look at that experience that was there within Hindi, given, of course, that Hindi itself is a product of modernity in terms of the bringing together of a number of languages. I wouldn't want to call them dialects, but a number of languages into a coherent Manak Bhasha, where Hindi itself was a product of modernity. It would be interesting to look at the parallels, the dissimilarities, the connections, the ruptures between different kinds of modernities as experienced in India, as experienced in Kerala, and in other places. And that probably is very important. And the second importance is, of course, as people in Kerala would understand it very, very intensely, the fruits of modernity, the fruits of Navjagaran is under threat right now. And it is a threat under threat from a number of different sources. The caste system, the different kinds of fundamentalisms, which to some extent we thought we had held at bay, they are all coming back with a vengeance. And they are all coming back not in the old forms. They are not returning in the old visages. They are returning in new forms, though under the apparel of tradition. Tradition is getting revived. Tradition is being renegotiated in such a manner that it becomes very similar to contemporary modernity. Look at your WhatsApp groups. Look at your social media sites. Look at the ways in which the insistence on identifying people in terms of their religion, in terms of their community, in terms of their caste has become so intense these days. I remember my college days when it was completely unimportant who your classmates, the castes of your classmates. We never asked the caste or the religion of classmates. Sometimes we never knew. Why? Because it was unimportant. It was not even considered relevant. Sometimes from the name of a person, you may be able to guess the religion. But that too was unimportant. But today, that is very important, even among the younger people. And what does that mean for a secular, modern, scientific thinking nation is of absolute importance today. And that is why I would submit that Professor Sambhunath's lectures here, while being focused upon Hindi literature, is still extremely relevant because he is basically going to talk about a kind of experience that India went through and which probably in the north is under much greater danger than we are facing here in Kerala. I would like to thank you, Professor Shambhunathji, for providing us with this great honor and providing us, our students especially, with this great learning experience. I ask the students to kindly make use of this and make use of his lectures as much as possible. It's a rare gift. It's a rare opportunity that he has given us, and honor him as much as possible with your closest attention. Thank you very much. Thank you so much, sir. अब मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि पूर्ण अर्थात केरल की विशेष उदरी पहनाकर मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, आलोचक, चिंतक व वर्तमान में चर्चित पत्रिका वार्ता के संपादक प्रोफेसर शंभुनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने उद्बोधन वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें।
sorry. I've got another meeting. I asked apologies for Dr. Shankaracharya ji. I would have loved to listen to him. Sorry. Thank you very much. എനിക്കുണ്ടായ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. माननीय कुलपति महोदय अभी थे, उनको धन्यवाद कहते हुए और हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री लता जी, मेरे छोटे भाई और यहाँ अध्यापन कर रहे हिंदी के अच्छे कवि प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र जी, हिंदी विभाग के यहाँ जो प्राध्यापक गण हैं, प्राध्यापिकाएं हैं और जो हमारे बाहर से अतिथि आए हैं और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री शंकराचार्य जी संस्कृत विश्वविद्यालय को, कुलपति महोदय को, हिंदी विभाग को कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। शंकराचार्य जी की जन्मभूमि पर आकर मुझे बहुत गौरव का बोध हो रहा है। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ये एरुडाइट व्याख्यानमाला है, तो इस एरुडाइट की हिंदी क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी की भूमि को ध्यान में रखते हुए यदि इसे हम ज्ञान व्याख्यानमाला कहें कि ज्ञान गौरव व्याख्यानमाला है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ज्ञान का गौरव बढ़ाना। और यह काम शंकराचार्य ने किया था कि उन्होंने धर्म से भी ज्यादा ज्ञान को महत्व दिया। एक बात। दूसरी बात यह कि जिस जमाने में बहुत पौराणिक विकृतियां थी, बहुत तरह की धार्मिक विकृतियां थी और मनुष्य अपने को नगण्य समझता था, अपने को धिक्कारता रहता था, उस जमाने में उन्होंने कहा कि व्यक्ति और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ये जो ज्ञान है कि हर व्यक्ति में ब्रह्म है और कोई भेद भाव नहीं है। अच्युतानंद जी ने मुझे एक तस्वीर भेजी कि आपके कुलपति महोदय स्वयं खाना सबको खिला रहे थे, मैंने सुना, आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो ये क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं शंकराचार्य की अंतश्चेतना काम कर रही है कि कोई भेद नहीं है, आप हमें खाना दे सकते तो हम भी तो आपको खाना दे सकते, कोई भेद नहीं है। देखिए, समाजवादी आंदोलन की एक बड़ी बहुमूल्य चीज है कि दुनिया के सर्वहारा एक हो जाओ। अपने समय में शंकराचार्य ने यही तो कहा था कि दुनिया की आत्माओं एक हो जाओ। यदि आप देखिए कि दुनिया की आत्माओं एक हो जाओ, अब दुनिया के सर्वहारा एक नहीं हो सके, इससे इस चेतना तो अर्थहीन नहीं हो जाती। उसी तरह दुनिया की आत्माएं भी एक नहीं हो सके, क्योंकि बहुत सी सामाजिक खाइयां रही हैं, बहुत सी सामाजिक रूढ़ियां रही,
खाइयां और रूढ़ियां, ये खाइयां और रूढ़ियां जो रही हैं, तो इन्हीं के विरुद्ध तो संघर्ष रहा है नवजागरण का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य ने अपने समय में ज्ञान को एक बड़ी शक्ति के रूप में उपस्थित किया था। नॉलेज इज पावर कहा जाता है, नॉलेज इज पावर। कि नवजागरण में भी एक तरह से आप देखें तो दोनों चीजें हैं। यहां भी इसने भी नॉलेज को पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया। मैं अपने बाद में व्याख्यान जब होगा तब मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, कैसे ज्ञान को एक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया नवजागरण के समय में। अभी तो यही कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य के प्रति कृतज्ञता करते हुए कि उनको सिर्फ एक दार्शनिक के रूप में नहीं, उनको एक रिफॉर्मर के रूप में भी देखना चाहिए। और कितना देखा जाता है मुझे नहीं मालूम। रिफॉर्मर के रूप में इस तरह जिस समय शंकराचार्य हुए थे, मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ शंकराचार्य से नवजागरण को, वो इस रूप में कि जिस समय शंकराचार्य हुए थे उस समय यहाँ देश में, तो केरल की बात नहीं, देश में वो पंचमकारी वामाचार जो होता है वो फैला हुआ था। नर बलि, मनुष्य की बलि दी जाती थी। विष्णु के जो चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म, इसको आग में जला करके शरीर पर दागा जाता था। वो समय ये सब बंद कराया शंकराचार्य। मनुष्य की बलि के विरुद्ध बोले, पंचमकारी वामाचार के विरुद्ध बोले, बहुत सारी कुप्रथाओं का उन्होंने विरोध किया। जाहिर है कि वे संरक्षणशील भी थे, कहीं कहीं कंजर्वेटिव भी थे। परंपरा को कई जगह बचाना चाहते थे, पर कहीं वो रूढ़ियों के विरुद्ध थे। तो शंकराचार्य के समय में भी था कि कंजर्वेटिज्म भी चल रहा था और रिफॉर्मिज्म भी चल रहा था। हम नवजागरण में देखेंगे कि कैसे यहाँ भी कुछ मामलों में संरक्षणशीलता चल रही है, कुछ मामलों में रिफॉर्म भी चल रहा है। एक बात कही अच्छी कुलपति जी ने कि परंपराएं अपने को पुनर्परिभाषित, रिडिफाइन करते हैं, जिस तरह आधुनिकताएं भी अपने को रिडिफाइन करते। तो ये इनके दोनों के बीच क्या संबंध है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका बहुत बहुत आभार कि आपने शंकराचार्य की इस पुण्य भूमि में मुझे आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। आप उद्घाटन सत्र का धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे मुख्य की शोध यात्रा कीर्तिमोड़ को आमंत्रित करती हूँ। मंच एवं सभा में उपस्थित आदरणीय विद्वज्जनों, प्रिय मित्रों, सबको नमस्कार। श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित 5 दिन के एरुडाइट व्याख्यानमाला ज्ञानमाला, उन्होंने ऐसा कहा है एरुडाइट के, वो आज शुभारंभ हो रहा है। उसका उद्घाटन सत्र सभी में उमंग एवं उत्साह का आधार करता हुआ उसकी परिसमाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैं हम आप लोगों के सम्मुख धन्यवाद ज्ञापन का सुखद कर्तव्य के साथ उपस्थित हूँ और इस श्रृंखला में मैं प्रथम बार सर्वप्रथम नाम ले रही हूँ। इस कार्यक्रम की हमारे विभाग अध्यक्षा और इस कार्यक्रम की भी अध्यक्षा डॉक्टर श्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षा की भूमिका निभाते हुए अपनी बात रखी। श्री जी, आपको
मैं तहे दिल से हमारे विभाग की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद अदा करती हूँ। आगे धन्यवाद अर्पित करना था हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटक श्री एम नारायणन दास को। उन्होंने अपने व्यस्तता के कारण यहाँ से चला गया है। उनके असानिध्य में भी, अभाव में भी मैं सभी की ओर से, विभाग की ओर से उनको भी धन्यवाद अदा करती हूँ। आगे हमारा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हिंदी साहित्य नभोमंडल में सुशोभित चिंतक एवं संपादक प्रोफेसर शंभुनाथ जी है। दरअसल कई दिनों से प्रतीक्षा में ही थे शंभुनाथ जी आपको हमारे बीच देखने के लिए और एक बार आपको वहां बैठकर सुनने के लिए भी। और आपने इस उद्घाटन सत्र का जो उद्बोधन भाषण दिए हैं, आपको सुनने की हमारी जो मन में इच्छा थी वो अब पूरी हुई है, लेकिन आगे के सत्रों में भी आपको और अधिक सुनने के लिए हमारी वो मन की इच्छा जो है वो अधिक से अधिक तीव्रतर हो गई है। और आपको मैं हमारा विश्वविद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से और हमारा हिंदी विभाग की तरफ से धन्यवाद अदा करती हूँ। आगे हम हमारे विभाग के अध्यापकगण हैं, हमारी न्योता को स्वीकार करते हुए बाहर के विभागों से आए हुए अध्यापकगण हैं और विश्वविद्यालय के बाहर से प्रभाषण परंपरा को सुनने के लिए आए हुए सम्माननीय टीचर्स से, मेरे प्रिय मित्रों हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, शोध छात्राएं हैं। इस भव्य उपस्थिति एवं सुखद साथ के लिए आप लोगों का भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। पुनश्च एक बार मैं हमारे इस कार्यक्रम की सफलता के योगदान के लिए आगे हाथ बढ़ाते हुए सब लोगों को प्रत्यक्ष रूप एवं परोक्ष रूप से, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी का एक बार आभार व्यक्त करते हुए मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कीर्तिपुर। इसी के साथ हमारा उद्घाटन समारोह संपन्न हो गया है। हम लोग चाय की व्यवस्था बाहर किया है, जितने भी शांत और